क्या आपने कभी सोचा है कि इतने कम डॉक्टर और माहिरीन इस बारे में क्यों बात करते हैं कि गठिया रमीटोड आर्थराइटिस के लिए बेहतरीन वजह कौन सी है? इस वीडियो में मैं आपको गठिया की अलामात को कम करने के लिए सबसे मुअस्सिर रज़ाई हिकमत अमलियों के बारे में बताऊंगा, और ये सब एक सर्जन और आंतों के माइक्रोबायोम के माहिर के नुक्ता नज़र से बयान करूंगा। ये वो बातें हैं जो आपको आम रमेटोलॉजिस्ट से सुनने को नहीं मिलेंगी। गुज़िश्ता दहाई में मैंने हज़ारों मरीजों को जोड़ों के दर्द और सोजिश से निजात दिलाने में मदद की है, वो भी सादा और पायदार ग़िज़ाई तब्दीलियों के जरिए। अगर आप रमीटोड आर्थराइटिस के दायमी दर्द और अकलन से परेशान हैं, तो जो मशवरे मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो आपके लिए वाकई गेम चेंजर साबित होंगे। ये वक्ती हल नहीं, ये अमली और आजमूदा हिकमत अमलियां जो कुदरती तौर पर रमीटोड आर्थराइटिस को कंट्रोल करने में मदद देंगी। वीडियो के साथ जुड़े रहें, आप ये हरगिज मिस नहीं करना चाहेंगे। सलाम, मैं डॉक्टर तमीम दसरी हूँ, एक सर्जन जो आंतों के माइक्रोबायोम में अदम तवाजुन से पैदा होने वाली सोजिश को कम करने के लिए वक्फ है। मेरा तरीका, जिसे माइंड गेट्टामोनेट अप्रोच कहा जाता है, पिछले 12 सालों में बेहतर बनाया गया है, और हमने इस दौरान बहुत अहम सबक सीखे हैं और अपनी हिकमत अमलियां 2025 और 2026 के लिए अपडेट की है। हमारे प्रोटोकॉल्स ने बेशुमार मरीजों को खुदकार मुदाफ़ती बीमारियों और हाजमे के मसाइल पर काबू पाने में मदद दी है, और यहाँ तक कि इस चैनल पर भी आप उनकी कामयाबी की कुछ कहानियां देख सकते हैं। हम रमीटोड आर्थराइटिस जैसे पेचीदा अमराज को बगैर अद्वियात के हल करते हैं, और ये सुनकर शायद आपको हैरत हो, लेकिन जब आप आंतों की सोजिश, खुदकार मुदाफ़ती बीमारी और जोड़ों के दर्द को गट माइक्रोबायोम के नुक्ता नज़र से देखते हैं, तो ये वाज़ेह हो जाता है कि ज़्यादातर सोजिश की वजह आंतों की सेहत के मसाइल होते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा तरीका दूसरों से कैसे मुख्तलिफ है और हमारी कामयाबी की मज़ीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो नीचे दी गई तफसील में लिंक देखें। काम पर जाएं और मेरे साथ एक डिस्कवरी कॉल शेड्यूल करें। मैं आपको शुरुआत के लिए कुछ मुफीद मशवरे दूंगा। वेबसाइट पर आपको हकीकी मरीजों की बेशुमार कामयाबी की कहानियां और इजाफी मुफ्त वसाइल भी मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये 2023 की एक तहकीक है जो वज़ायत और उसके रेमेटाइड आर्थराइटिस की रोकथाम और इंतजाम में किरदार पर मबनी है। ये 2021 की एक तहकीक है जो रेमेटाइड आर्थराइटिस के मरीजों में एंटी इन्फ्लामेटरी डाइटिस के दर्द पर असरात के बारे में है। ये 2022 की एक तहकीक है जो रेमेटाइड आर्थराइटिस में आंतों की डस्बायोसिस और ग़िज़ायत के किरदार का जायजा लेती है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया, हम रेमेटाइड आर्थराइटिस के इंतजाम के लिए मिसाली रज़ा पर तफसील से बात करेंगे, चाहे आप मुसलसल जोड़ों के दर्द, अकलन का सामना कर रहे हों या किसी फ्लेयर अप को रोकने की कोशिश कर रहे हों। रेमेटाइड आर्थराइटिस के लिए सही ग़िज़ाएं तलाश करना मुश्किल हो सकता है, खासतौर पर अगर आप NSAIDs और DMARDs जैसी अद्वियात पर इन्हिसार कम करना चाहते हैं। सालों के दौरान मैंने बेशुमार मरीजों की कुदरती तौर पर रेमेटाइड आर्थराइटिस की अलामात में नुमायां कमी और सोजिश कम करने में मदद की है, बगैर उसके कि वो सिर्फ दवाओं पर इन्हिसार करें। तो इस तरीक़ाकार को मुख्तलिफ क्या बनाता है? बहुत से रेमेटोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि रेमेटाइड आर्थराइटिस एक ऐसी हालत है जिसके साथ आपको जीना और दवाओं के साथ साथ कभी कभार तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियां करना पड़ती हैं, लेकिन इसमें अक्सर गहरे और बुनियादी मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अपने क्लिनिकल तजुर्बे और तहकीक से मैंने ये पाया है कि खुराक के जरिए बराह रास्त आंतों की सेहत को हदफ बनाना रेमेटाइड आर्थराइटिस के इंतजाम में एक ताकतवर जरिया साबित हो सकता है। यकीनन हम सप्लीमेंट्स और प्रोबायोटिक्स भी इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में मैं रेमेटाइड आर्थराइटिस के इंतजाम के लिए सबसे मुअस्सिर ग़िज़ाई हिकमत अमलियां बयान करूंगा, कुछ आम गलतियों की निशानदेही करूंगा जिनसे बचना चाहिए, और आपको यह दिखाऊंगा कि तवील मुद्दती जोड़ों की सेहत कैसे हासिल की जा सकती है। पहला अहम नुक्ता, फाटोन्यूट्रिएंट्स का किरदार। तहक़ीक़ात का एक बढ़ता हुआ ज़ख़ीरा इस बात को उजागर करता है कि फाटोन्यूट्रिएंट्स सोजिश को कम करने और रेमेटाइड आर्थराइटिस की अलामात को मुअस्सिर तरीक़े से कंट्रोल करने में कितना अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ एक 2022 की तहक़ीक़ है जो रेमेटाइड आर्थराइटिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले कुदरती मुरक्कबात जैसे फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स, अल्कलस, ग्लाइकोसाइड्स और टर्पेन्स और उनके अमल के तरीक़ाकार के बारे में है। यहाँ एक और 2022 की तहक़ीक़ है जो पॉलीफिनॉल्स के किरदार और उनकी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनोमोडुलेटिंग खुसूसियात की वजह से रेमेटाइड आर्थराइटिस के इलाज के तौर पर उनकी सलाहियत पर रोशनी डालती है, और ये कि वो अहम सोजिशी रास्तों को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ एक 2021 की तहक़ीक़ है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स की रेमेटाइड आर्थराइटिस के मरीजों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने की मुअस्सरीत का जायजा लिया गया। बहुत सी तहक़ीक़ात में फाइटोन्यूट्रिएंट्स के सोजिश पर असरात को उजागर किया गया है, ख़ास तौर पर रेमेटाइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियों में। तो साइंस में गहराई में जाने के बजाय आइए इस पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं जो वाकई रेमेटाइड आर्थराइटिस को संभालने के लिए अहम है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स ताकतवर पौधों पर मबनी मुरक्कबात हैं जो फलों, सब्जियों, जड़ी बूटियों और मसालहा जात में पाए जाते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स और दीगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शामिल हैं जो सोजिश को नुमायां तौर पर कम करने और जोड़ों की तवील मुद्दती सेहत को बरकरार रखने में मदद देते हैं।
रेमिटाइड आर्थराइटिस के मामले में उन फाइटोन्यूट्रिएंट्स की मिकदार को बेहतर बनाना दर्द को संभालने और जोड़ों की सूजन को कम करने में वाकई फर्क डाल सकता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स को कई अहम ग्रुपों में तकसीम किया जाता है, टर्पेन्स, फिनॉल्स, क्लोरोफिल और प्रीबायोटिक्स वगैरह। हर ग्रुप की अपनी मुनफरिद खसूसियात होती हैं जो आपके जिस्म को सोजिश से लड़ने और सेहतमंद मुदाफ़ती रद्द अमल को फ़रोग़ देने में मदद देती है। बदकिस्मती से रेमिटाइड आर्थराइटिस के बहुत से मरीज़ उन ज़रूरी मुरक्कबात में से कुछ की कमी का शिकार होते हैं, जिससे मुदाफ़ती निज़ाम और सोजिश पर काबू पाने के दरमियान नाजुक तवाज़ुन बिगड़ जाता है। मकसद यह है कि आप अपनी रोज़मर्रा खुराक से फाइटोन्यूट्रिएंट्स की मिकदार को ज़्यादा से ज़्यादा और मुतनव्वे बनाएं, और ऐसा करके आप अपने जिस्म को वो औज़ार फराहम करते हैं जिनकी इस रेमिटाइड आर्थराइटिस की बुनियादी वजूहात से निमटने के लिए ज़रूरत है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स से कम ग़िज़ा आपको दायमी सोजिश और अचानक शिद्दत के हमलों का ज़्यादा शिकार बना देती है, जबकि इन मुरक्कबात से भरपूर ग़िज़ा कुदरती तौर पर सोजिश को कम करने में मदद दे सकती है। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि हर खाने में फाइटोन्यूट्रिएंट्स को शामिल करें। हर खाने को इस मौके के तौर पर देखें कि आप अपने जोड़ों की हिफाजत करें, सोजिश को कम करें और अपने जिस्म को ग़िज़ायत फराहम करें। ये तरीका ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए अहम है जो रेमिटाइड आर्थराइटिस के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि सही ग़िज़ा आपके मुदाफ़ती निज़ाम को मुतवाज़िन करने में मदद दे सकती है, जो आपकी अलामात को संभालने के लिए निहायत ज़रूरी है। तो नतीजा बिल्कुल वाज़ेह है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपके जिस्म के सोजिश के रद्द अमल को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा करते हैं, जिससे रेमिटाइड आर्थराइटिस को मुअस्सिर तरीके से संभालने का बेहतर मौका मिलता है। और अगर आपकी ग़िज़ा में ये मुरक्कबात शामिल नहीं हैं, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि आपकी अलामात बरकरार रहती है। ग़िज़ायत के हवाले से मुतवाज़िन तरीका जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स पर जोर देता है और इससे तवील मुद्दती आराम हासिल करने की कुंजी है। मेरा दूसरा नुक्ता ग़िज़ाई ज़रूरियात और मिक्रोन्यूट्रिएंट्स की गिनती से मुताल्लिक़ है। हालिया बरसों में वक्फे से रोज़ा रखना सोजिश को कम करने के लिए एक मकबूल रुझान बन गया है। लेकिन जब बात रेमिटाइड आर्थराइटिस को संभालने की आती है, तो मैं आपको ये बताने आया हूँ कि रोज़ा रखना शायद वो हल नहीं है जिसे अक्सर पेश किया जाता है। हकीकत में ये फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा सकता है। एक 2024 की तहकीक ने एक चौंका देने वाला अदाद और शुमार ज़ाहिर किया। वक्फे से रोज़ा रखने से दिल की मौत का खतरा 91% बढ़ जाता है। सिर्फ खाने छोड़ने के लिए ये एक संजीदा खतरा है। इन खतरात के बावजूद बहुत से RA के मरीज़ ये समझते हैं कि रोज़ा रखना सोजिश को कम करके आराम में बेहतरी ला सकता है। इब्तिदाई तौर पर खाना न खाना अलामात को कम करता हुआ महसूस हो सकता है, क्योंकि ये आर्जी तौर पर उन ग़िज़ाई अज्जा को महदूद कर देता है जो जिस्म में सोजिश के अमल जैसे बैक्टीरिया को खुराक फराहम करते हैं। ताहम वक्त के साथ साथ उसके मनफी असरात जमा होना शुरू हो सकते हैं। आपको गैर ज़रूरी वज़न में कमी, पट्ठों का ज़ियादा, थायराइड की खराबी और कम खाने की वजह से तनाव के हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल की सतह में इजाफा हो सकता है। आपकी नींद के मामूलात मुतासिर हो सकते हैं, ग़िज़ाई कमी हो सकती है। आपको हाज़मे के मसाइल जैसे पेट फूलना और मतली हो सकती है, और आपको मुसलसल थकन रह सकती है जो बाज़ औक़ात खाना शुरू करने के बाद भी दूर नहीं होती। जब ये मसाइल पैदा हो जाएं तो खाना खाना और भी मुश्किल हो जाता है। आपको इन खानों के बाद पेट फूलने, गैस बनने, सुस्ती और तवानाई की कमी महसूस हो सकती है, और ये अलामात आपको मुस्तकबिल में मुनासिब मिकदार में खाना खाने से रोक सकती है, जिससे एक ऐसा शैतानी चक्कर बन जाता है जिसे तोड़ना मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर अगर आपका वज़न कम हो। कम वज़न होना यानी अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम है तो यह ख़ास तौर पर मसला बन सकता है, और आप अपने कद और वज़न को दर्ज करके हमारी क्लिनिक की वेबसाइट पर मौजूद इस BMI कैलकुलेटर से आसानी से अपना BMI मालूम कर सकते हैं। अगर आपका BMI 18 से कम है और आपको रेमिटाइड आर्थराइटिस है तो आप संजीदा खतरे में हैं। मैंने ऐसे मरीजों का इलाज किया है जिनका BMI सिर्फ 13 तक था, जो कि बहुत शदीद हालत है। और जब आपका BMI कम हो और आपको रेमिटाइड आर्थराइटिस हो तो इसका मतलब है कि आपका जिस्म कैटबोलिक हालत में है, यानी मुसलसल प्रोटीन को तोड़ रहा है बजाय इसके कि इसे बनाए, जिससे सोजिश लंबी हो जाती है और सेहत याबी सुस्त हो जाती है। तो बेहतर तरीका क्या है? खाना छोड़ने के बजाय असल बात यह है कि सोजिश को कंट्रोल किया जाए और साथ ही मुतवाज़िन और ग़िज़ायत से भरपूर खुराक बरकरार रखी जाए। ताहम बहुत से लोग सही खुराक तलाश करने की कोशिश छोड़ देते हैं और बहुत कम बिल्कुल नहीं खाते, जिससे उनकी हालत मज़ीद बिगड़ जाती है। रेमिटाइड आर्थराइटिस के लिए मिसाली मिक्रोन्यूट्रिएंट तवाज़ुन तय करते वक्त यह ज़रूरी है कि चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पर तवज्जो दी जाए। सोजिश को कम करने के लिए मैं ये मशवरा देता हूँ कि आप अपनी रोज़ाना कैलोरीज़ का तकरीबन 50% सेहतमंद चिकनाइयों से हासिल करें और बाकी 50% को कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन में बराबर तकसीम करें। यह तनासुब मरीजों के साथ वर्षों के क्लिनिकल तजर्बे पर मबनी है जिन्होंने नुमाया बेहतरी देखी है। अब अगर आपको वज़न कम करने की ज़रूरत है तो इन तनासुबात को एडजस्ट करना, यानी कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाई को कम करना और प्रोटीन को बढ़ाना, मददगार साबित हो सकता है। इसके बरक्स, अगर आपको वज़न बढ़ाने की ज़रूरत है तो अपनी मजमूई कैलोरीज़ में इजाफा करना और कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाई के दरमियान सही तवाज़ुन तलाश करना रेमिटाइड आर्थराइटिस के लिए निहायत अहम है। रेमिटाइड आर्थराइटिस के लिए इन मिक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रैक करना शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह मेहनत के काबिल है।
अपनी खुराक को एहतियात से मुतवाज़िन बनाकर आप जोड़ों की सेहत बेहतर बना सकते हैं, सोजिश को कम कर सकते हैं और तवील मुद्दत में अपनी मजमूई सेहत को बेहतर बना सकते हैं। अब जब बात रेमिटॉयड आर्थराइटिस को कंट्रोल करने की हो तो मिक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का तवाज़ुन आपके आंतों के माइक्रोबायोम पर नुमायां असर डाल सकता है, जो बिलाखिर आपकी आरए की अलामात को कंट्रोल करने की सलाहियत को मुतासिर करता है। आपकी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया और फंगस शुक्र नशास्ता और फाइबर पर पलते हैं और ये सब कार्बोहाइड्रेट्स की अकसाम है। और यही वो मकाम है जहां ये सब कुछ मुश्किल हो जाता है। जब आपकी खुराक में शुक्र, कार्ब्स और फाइबर के जरिए नुकसानदेह बैक्टीरिया और फंगस शामिल हो जाते हैं तो इससे सोजिश पैदा होती है। सादा शुक्र जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज नुकसानदेह बैक्टीरिया और फंगस को खुराक फराहम कर सकते हैं, जिससे अचानक अलामात भड़क उठने और आरए की हालत बिगड़ने का खदशा होता है। आप प्रोसेस शुदा नशास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सफ़ेद आटे में पाया जाता है, जो इस मसले को मजीद बढ़ा सकता है। अब दूसरी तरफ अगर आप पेचीदा रेजिस्टेंट नशास्ता इस्तेमाल करें तो यह फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की अफजाइश को फ़रोग़ देगा। फाइबर भी एक ऐसी चीज़ है जिस पर अच्छे बैक्टीरिया जब इससे मुतारफ होते हैं तो वो खास तौर पर नशोनुमा पाते हैं। और ये सब कुछ शायद आपको कुछ मुश्किल परेशान को लगे है ना। आप सोच रहे होंगे कि अगर कार्ब्स इतने मसले का बाइस है तो उन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म क्यों ना कर दिया जाए। दरअसल एक ऐसी डाइट मौजूद है जो ऐसा ही करती है, इसे कार्निवर डाइट कहा जाता है और यही वो मकाम है जहां ये रेमिटॉयड आर्थराइटिस के हवाले से गुफ्तगू में आती है। रेमिटॉयड आर्थराइटिस के लिए कार्निवर डाइट मुकम्मल गोश्त पर मबनी तरीका है जिसमें तमाम फाइबर ख़त्म कर दिया जाता है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल किए जाते हैं। अगरचे ये एक इंतहा पसंदाना ऑप्शन है, लेकिन कुछ लोग इसे फलील मुद्दती आराम के लिए कामयाबी से इस्तेमाल करते हैं। इस डाइट बुनियाद जानवरों के गोश्त पर है। इसमें कभी कभार अंडे और डेयरी मसनूआत भी शामिल की जाती हैं। ये डाइट तमाम कार्ब्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती है, जिनमें फाइबर, लैक्टोज, नशास्ता और शुक्र शामिल हैं। कीतो अकम कार्ब डॉट्स के बरक्स, जिनमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स शामिल हो सकते हैं, कार्निवर डाइट उन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती है। और अगर आप कार्निवर डाइट को सख्ती से अपनाते हैं तो अब तमाम डेयरी और फाइबर को ख़त्म कर देते हैं, जिससे आंतों में ऐसा माहौल बनता है जहां नुकसानदेह बैक्टीरिया के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। आपको कोई शुक्र, कार्ब्स और फाइबर नहीं मिलेगा और ये रेमिटॉयड आर्थराइटिस के शदीद दौर में जब सोजिश उरूज पर हो फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ताहम यहाँ एक बात काबिल गौर है, अगरचे कार्निवर डाइट आर्जी तौर पर आराम देती महसूस हो सकती है, लेकिन यह हर किसी के लिए तवील मुद्दती पायदार हल नहीं है। असल पीलियो डाइट, जिसे कार्निवर डाइट ने किसी हद तक जन्म लिया, ज्यादा मुतवाजिन थी। इसमें ज्यादा पौधों पर मबनी ग़िज़ाएं शामिल थीं। गोश्त कभी कभार खाया जाता था और ये इस फाटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर डाइट के ज्यादा करीब थी, जिसकी मैं अक्सर सिफारिश करता हूँ। तो अगरचे कार्निवर डाइट पर जाना सोजिश को कम करने में मदद दे सकता है, खास तौर पर शदीद दौर में, लेकिन यह तवील मुद्दती आंतों की सेहत के लिए बेहतरीन हिकमत अमली नहीं हो सकती। और मैंने इसी मौजू पर एक मुकम्मल तफसीली वीडियो भी बनाई है, तो अगर आपको दिलचस्पी हो तो ज़रूर इसे देखें। ऐसी और भी डॉट्स हैं जो मखसूस कार्बोहाइड्रेट्स को ख़त्म करने के लिए बनाई गई हैं ताकि रेमिटॉयड अलामात को कंट्रोल करने में मदद मिल सके, जैसे कि मखसूस कार्बोहाइड्रेट डाइट (SCD). इसका मकसद सोजिश को कम करना है। इन मखसूस कार्बोहाइड्रेट्स को महदूद करके जो हज़म करने में मुश्किल होते हैं और अक्सर आंतों में खमीर बनते हैं, जिससे बैक्टीरिया की ज़्यादती हो जाती है। SCD में मखसूस अक़साम के कार्बोहाइड्रेट्स को ख़त्म किया जाता है, जिन्हें डाइसिक्राइड्स और पॉलीसिक्राइड्स कहा जाता है, जिनके बारे में ख्याल है कि ये आंतों में बैक्टीरिया की ज़्यादती और खमीर बनने का बाइस बनते हैं। अगरचे SCD कुछ लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है, लेकिन इसमें अक्सर वो दुरुस्तगी नहीं होती जो मुस्तकिल नताइज के लिए ज़रूरी है। मैं आमतौर पर रेमिटॉयड आर्थराइटिस के इलाज के लिए फाटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर तरीका अपनाने की सिफारिश करता हूँ, जिसके साथ साथ हदफी प्रोबायोटिक्स भी शामिल किए जाते हैं ताकि आंतों के माइक्रोबायोम के मसाइल को बराह रास्त हल किया जा सके। एक और डाइट जिस पर रेमिटॉयड आर्थराइटिस के इलाज के लिए अक्सर बात की जाती है वो है लो फूड मैप डाइट, जो मखसूस खमीर बनने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को महदूद करती है जो आंतों में सोजिश और तकलीफ का बाइस बन सकते हैं। ये इस तरह काम करती है। फूड मैप्स में खमीर बनने वाले ओलिगोसिक्राइड्स शामिल हैं जो गंदम, प्याज और लहसुन जैसी ग़िज़ाओं में पाए जाते हैं। आप डाइसिक्राइड्स, मोनोसिक्राइड्स और पॉलीओलिस भी ले सकते हैं जो कि शुगर अल्कोहलिस हैं। इस डाइट में एक इलेमिनेशन फेज होता है जिसमें तमाम हाई फूड मैप ग़िज़ाएं 4 से 6 हफ्तों के लिए निकाल दी जाती है और फिर एक री इंट्रोडक्शन फेज आता है जिसमें यह ग़िज़ाएं आहिस्ता आहिस्ता दोबारा शामिल की जाती है। आप सोच रहे होंगे कि जब इतनी सारी डॉट्स कार्ब्स और फाइबर को महदूद करती है तो असल में कौन सी डाइट रेमिटॉयड आर्थराइटिस और आंतों की सेहत के लिए मुअस्सिर है। इनमें से ज़्यादातर डॉट्स का मसला यह है कि ये असल वजह को हल नहीं करती और वो है आंतों के माइक्रोबायोम की खराबी। असल में आपके पास वो बैक्टीरिया होते हैं जो कार्ब्स को प्रोसेस करते हैं, जिससे उनकी तादाद हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर नुकसानदेह बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये बैक्टीरिया की ज़्यादती ऐसी हालतों में आम है जैसे और कैंडिडा, जिसके नतीजे में हिस्टामिन की सतह बढ़ जाती है, सोजिश पैदा करने वाले साइटोकाइनेस बनते हैं और अलामात ज़ाहिर होती हैं जैसे थकन, आंतों का रसाव, पेट फूलना, दिमागी धुंध और सुस्ती। ये सब मसाइल मैंने अपनी दूसरी वीडियोज़ में भी बयान किए हैं।
अगरचे ये डॉट्स कार्बोहाइड्रेट, शुक्र और फाइबर के पहलुओं को निशाना बनाती है, लेकिन ये बुनियादी मसले को हल नहीं करती, जो कि आंतों के माइक्रोबायोम की तवील मुद्दती सेहत है। बुनियादी तौर पर ये आर्जी हल फराहम करती हैं बगैर इस बुनियादी मसले को हल किए। तो इससे मैं अपने तीसरे नुक्ते पर आता हूं, और वो ये है कि रेमिटाइड आर्थराइटिस के लिए मिसाली ग़िज़ा माइक्रोबायोम के मुताबिक होनी चाहिए। रेमिटाइड आर्थराइटिस को कंट्रोल करने के मामले में सिर्फ कुछ खानों से परहेज करना असल मसले यानी आंतों के माइक्रोबायोम की खराबी को हल नहीं करता। आरए को मुअस्सिर तरीके से कंट्रोल करने का वाहिद तरीका यह है कि ऐसी ग़िज़ा अपनाई जाए जो आंतों के माइक्रोबायोम को मखसूस फाटोन्यूट्रिएंट्स और प्रोबायोटिक फार्मेशन के जरिए निशाना बनाए। एक मुअस्सिर आरए डाइट तैयार करने के लिए हिकमत अमली के साथ सोचना और आंतों के निज़ाम को गहराई से समझना ज़रूरी है। यहीं पर माइंडगत इम्यूनिटी अप्रोच सामने आती है। हम आगाज़ करते हैं आंतों के माइक्रोबायोम को दोबारा मुतवाज़िन करने से, और उसके लिए हम प्रिसर्जन प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं जो आम ओवर दी काउंटर प्रोबायोटिक्स नहीं होते। ये प्रोबायोटिक्स क्लिनिकी तौर पर साबित शुदा और ख़ास तौर पर आंतों से मुताल्लिक़ मसाइल के लिए तैयार किए गए हैं। आपको ज़्यादा CFU नंबर्स अमिकदार मुख्तलिफ अक़साम यहाँ तक कि रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 4 एहतियात से मुंतखब करदा अक़साम की ज़रूरत है जो आंतों में एक हिफाजती बायोफिल्म बनाती है और नुकसानदेह बैक्टीरिया को दूर रखती है। और फिर उन फ़ायदेमंद कॉलोनीज़ की मदद के लिए फाटोन्यूट्रिएंट्स लाजमी है, और ये ज़्यादातर पौधों पर मबनी ग़िज़ाओं में पाए जाते हैं। अब एक अहम बात यह है कि कुछ प्रोटीन्स भी मुदाफ़ती रद्द-ए-अमल को मुतहर्रिक कर सकते हैं, जिससे जोड़ों में सोजिश हो सकती है। मिसाल के तौर पर कुछ पेचीदा प्रोटीन्स रेमिटाइड आर्थराइटिस की अलामात को बढ़ा सकते हैं, इसलिए उनके इस्तेमाल में एहतियात बरतना बेहतर है। ताहम यह भी आसान है कि आप ग़िज़ाई पाबंदियों में हद से ज़्यादा चले जाएं। मिसाल के तौर पर अगर आप वेगन मुकम्मल तौर पर पौधों पर मबनी ग़िज़ा अपनाते हैं तो ये कुछ फ़वाइद तो देगी, लेकिन बाज़ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा सख्त हो सकती है। वेगन डाइट एक पौधों पर मबनी निज़ाम ग़िज़ा है जो तमाम हैवानी मसनूआत को खारिज करती है, जिनमें गोश्त, दूध, अंडे और शहद शामिल हैं। ये ग़िज़ा ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की पौधों पर मबनी ग़िज़ाओं पर जोर देती है। इस ग़िज़ा के साथ सबसे बड़ा मसला यह है कि अक्सर लोग काफ़ी मिकदार में प्रोटीन नहीं लेते, जिससे प्रोटेक्लोर की कमी हो जाती है, और यह एक बड़ा मसला है जब आप सोजिश, ख़ास तौर पर जोड़ों की सोजिश को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। आपके जिस्म को अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, और प्रोटीन आपकी रोज़ाना की खुराक का तकरीबन 25% होना चाहिए। एक और खामी यह है कि अक्सर लोग वेगन पौधों पर मबनी ऐसी ग़िज़ाओं पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं जो अमूमन प्रोसेस्ड होती है, और उनमें गैर सेहत बख्श अज्जा शामिल होते हैं, जैसे नकली गोश्त, नकली पनीर और केमिकल्स जो उल्टा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। ये तरीका अक्सर मतलूबा नताइज देने में नाकाम रहता है। एक ज़्यादा मुतवाज़िन और पायदार मुतबादिल मेडिटेरेनियन डाइट हो सकती है। मेडिटेरेनियन डाइट बुहेरा रोम के किनारे वाक़ ममालिक के रिवायती खाने के अंदाज पर मबनी है, और इसमें मुकम्मल गैर प्रोसेस्ड ग़िज़ाओं पर जोर दिया जाता है, जैसे पौधों पर मबनी ग़िज़ाएं, सेहतमंद चिकनाइयाँ और दुबला प्रोटीन। मेडिटेरेनियन डाइट की एक कमी यह है कि ये आपकी फाटोन्यूट्रिएंट्स की मिकदार को ट्रैक करने का कोई काबिल एतमाद तरीका फराहम नहीं करती। इसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी रोज़ाना कैलोरीज़ का 50% ओमेगा फीड से आए, जो आंतों के माइक्रोबायोम की सेहत के लिए निहायत अहम है। और अगरचे मेडिटेरेनियन डाइट में बहुत सी फ़ायदेमंद ग़िज़ाएं शामिल हैं, लेकिन ग़िज़ाई अज्जा की निगरानी में बेकायदगी तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा कर सकती है, जो तरक्की में रुकावट बुनती है। अपने क्लाइंट्स के लिए हम ज़्यादा दुरुस्त तरीका अपनाते हैं और फाटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर ग़िज़ा पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं। हम रोज़ाना कार्बोहाइड्रेट्स, फीट, प्रोटीन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मिकदार को एहतियात से मॉनिटर करते हैं, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ग़िज़ा आंतों के माइक्रोबायोम की मुकम्मल हिमायत और बेहतरी कर रही है। इस दर्जे की तवज्जो मरकूज़ करना रेमिटाइड आर्थराइटिस की अलामात को मुअस्सिर तरीके से कंट्रोल करने और जोड़ों समेत मजमूई सेहत को तवील मुद्दत तक बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। रेमिटाइड आर्थराइटिस को मुअस्सिर तरीके से कंट्रोल करने के लिए चौथा अहम नुक्ता यह है कि आप अपनी ज़ाती ग़िज़ाई हिस्सेसियतों को समझें और उनका रिकॉर्ड रखें। जब आप रेमिटाइड आर्थराइटिस का सामना कर रहे हों तो सही वज़ह में आपकी ज़ाती ग़िज़ाई टर्गुर्स को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। मैंने रेमिटाइड आर्थराइटिस के लिए फूड सेंसिटिविटी टेस्टिंग पर एक खुसूसी वीडियो बनाई है, जिसमें मैं सबसे मुअस्सिर टेस्ट और उनके नताइज को समझने के तरीके पर बात करता हूँ। किसी भी ग़िज़ाई मंसूबे के लिए यह इंतहाई ज़रूरी है कि वो आपकी मुनफरिद ग़िज़ाई नापसंदीदियों, हिस्सेसियतों और एलर्जीज़ को मद्देनज़र रखें। इन टर्गुर्स को ट्रैक करने का सबसे आसान और मुअस्सिर तरीका यह है कि आप एक फूड डायरी रखें, और मैं जानता हूँ कि यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह हमारे तमाम क्लाइंट्स के लिए एक लाज़मी कदम है। एक अहम बात जो याद रखने की है वो ये है कि रेमिटाइड आर्थराइटिस के फ्लेयर अप के दौरान तकरीबन हर खाना मसला बन सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपका जिस्म सेहतयाब होना शुरू होता है, आप देखेंगे कि वो ग़िज़ाएं जो पहले आपके लिए तरगिर थीं, अब आप उन्हें बर्दाश्त कर सकते हैं। इसीलिए यह ज़रूरी है कि आप अपनी फूड सेंसिटिविटीज़ को बाकायदगी से मॉनिटर और अपडेट करते रहें, क्योंकि जैसे जैसे आपकी हालत बेहतर होती है, यह हिसासत वक्त के साथ बदल सकती है। फूड सेंसिटिविटी के जो मुख्तलिफ अक़साम हैं, उनमें स्किन प्रुक टेस्ट शामिल है, जो कि रिवायती एलर्जी टेस्ट है। आप सीरम IG टेस्ट भी करवा सकते हैं, जो एलर्जीज़ को चेक करता है, और ये एक खून का टेस्ट है।
आप सीरम IgG4 टेस्ट भी करवा सकते हैं। ये आपके मोज़ेक डायग्नोस्टिक टेस्ट्स की तरह हैं, जो ज़्यादातर रेमेटॉइड आर्थराइटिस में फूड सेंसिटिविटी के लिए होते हैं। और फिर आप सीरम MRT टेस्ट भी देख सकते हैं। ये भी एक नया खून का टेस्ट है और ये चेक करता है कि आप खाने में मुख्तलिफ किस्म के एंटीजेंस के लिए हसास हैं या नहीं। मैं अक्सर अपने रेमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों के साथ ये टेस्ट के नताइज देखती हूँ और उन्हें समझाती हूँ कि ये नताइज उनकी खुराक और मजमूई सेहत के लिए क्या मानी रखते हैं। अगर आप रेमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए फूड सेंसिटिविटी टेस्ट की तशरीह में मजीद गहराई में जाना चाहते हैं तो मेरे पास इस मौजू पर एक तफसीली वीडियो मौजूद है। इस वीडियो में मैं मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट, उनके फ़ायदे और नुकसानात और टेस्ट करवाने के बेहतरीन औकात पर बात करती हूँ। मिसाल के तौर पर आमतौर पर फ्लेयर अप के दौरान टेस्ट करवाना बेहतर नहीं होता क्योंकि इस वक्त गलत मुस्बत नताइज आने का इम्कान ज़्यादा होता है। जब आपकी हालत ज़्यादा मुस्तहकम हो तो टेस्ट करवाना इस बात की ज़्यादा वाज़ेह तस्वीर फराहम करता है कि असल में आपकी हसासियत की वजह क्या है। आखिरी डाइट जिसका मैं मुख्तसरा जिक्र करूंगी वो ऑटो इम्यून प्रोटोकॉल है। अगरचे इस डाइट को अक्सर रेमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी ऑटो इम्यून बीमारियों के लिए तजवीज़ किया जाता है, लेकिन ये ना तो इनफरादी फूड सेंसिटिविटी को काफ़ी हद तक मद्देनजर रखती है और ना ही फाटोन्यूट्रिएंट्स की तनवो को बढ़ाती है, जो दोनों ही RA को मुअस्सिर तरीके से कंट्रोल करने के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा ये आंतों के माइक्रोबायोम को भी मुनासिब तरीके से दोबारा मुतवाजिन नहीं करती, जो कि RA की अलामात को कंट्रोल करने में कलीदी किरदार अदा करता है। AIP डाइट का मकसद ऑटो इम्यून बीमारियों को कंट्रोल करना है, जिसके लिए सोजिश को कम किया जाता है और आंतों की सेहत को बेहतर बनाया जाता है। ये पीलियो डाइट का एक ज्यादा सख्त वर्जन है जो खुराक में मौजूद उन अवामिल को खत्म करने पर मरकूज है जो सोजिश और ऑटो इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। ये डाइट अमूमन कई मराहिल पर मुश्तमिल होती है, जैसे कि इलेमिनेशन फेज, जिसमें आप वो तमाम ग़िज़ाएं निकाल देते हैं जो सोजिश मुदाफ़ती रद्द अमल का बाइस बनती है, और फिर री इंट्रोडक्शन फेज आता है जिसमें आप एक एक करके निकाली गई ग़िज़ाओं को दोबारा शामिल करते हैं ताकि ये मालूम हो सके कि कौन सी ग़िज़ाएं अलामात को बढ़ा सकती हैं। इसे एक इलेमिनेशन डाइट के तौर पर समझें। यह तरीका हर फर्द की बर्दाश्त के मुताबिक डाइट को ज़ाती नौयत देने में मदद देता है। और फिर एक मेंटेनेंस फेज भी होता है। ऐसी डाइट को बरकरार रखना जो मुमकिना महरक़ात से बचाती हो बहुत अहम है। इसी तरह लो हिस्टामे डाइट का भी अक्सर जिक्र किया जाता है, खास तौर पर रेमेटॉइड आर्थराइटिस के इलाज में, क्योंकि इसका मकसद सोजिश को कम करना है। इस डाइट के पीछे ख्याल ये है कि ऐसी ग़िज़ाओं से परहेज़ किया जाए जिनमें हिस्टामे ज़्यादा हो या जो जिस्म में हिस्टामे खारिज करती हों, क्योंकि ये जोड़ों के दर्द और सोजिश में इजाफा कर सकती है। ताहम ये AIP डाइट की तरह लो हिस्टामे डाइट भी आंतों के माइक्रोबायोम की सेहत की बुनियादी वजूहात को मुनासिब तरीके से हल नहीं करती, जो कि रेमेटॉइड आर्थराइटिस के मुअस्सिर इलाज के लिए निहायत अहम है। इसके अलावा ये डाइट फ़र्द की हसासियत के मुताबिक नहीं बनाई गई, जो कि हर शख्स में बहुत मुख्तलिफ हो सकती है। और इस डाइट के अहम निकात में हिस्टामे से भरपूर ग़िज़ाओं से परहेज़ करना शामिल है। तो खुलासा यह है कि रेमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए मिसाली डाइट के उसूल ये हैं। ये वो डाइट है जो फाटोन्यूट्रिएंट्स को तरजीह देती है, मिक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरियात पूरी करती है, माइक्रोबायोम के मुताबिक होती है और ग़िज़ाई हसासियत को भी मद्देनज़र रखती है। माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक में हम उन उसूलों की बुनियाद पर हर फर्द के लिए खुसूसी मंसूबे तैयार करने में खासा वक्त सिर्फ करते हैं। हम कोचिंग भी फराहम करते हैं ताकि जवाबदेही और अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। यही वजह है कि हम सिर्फ अद्वियात पर मबनी तरीक़ाकार के मुकाबले में मुसलसल बेहतरीन नताइज हासिल करते हैं। हम लोगों को घर बैठे अपनी डाइट को मुनज़्ज़म करना सिखाते हैं, जिसमें मील प्लान्स, फूड गाइड्स, तरकीबें और ग्रोसरी लिस्ट्स फराहम की जाती है। और ये सपोर्ट इस बात को यकीनी बनाती है कि हमारे क्लाइंट्स कभी भी उलझन का शिकार ना हो और अपनी हालत को कहीं से भी मुअस्सिर तरीके से संभाल सकें। अगर आप रेमेटॉइड आर्थराइटिस में मुब्तला है और आपने कुछ ऐसी ग़िज़ाएं देखी हैं जो आपकी अलामात को बेहतर अबतर करती है तो नीचे कमेंट करें। मुझे आपके तजुर्बात सुनकर खुशी होगी। अच्छा, तो इस सेशन का इख्तिताम यहीं होता है। मेरे दूसरे वीडियोज़ भी देखें जिनमें मुख्तलिफ डाइट्स का मवाजना फ़ाइड ऑफ डाइट से किया गया है। अगर आपको यह वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसे मवाद के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये डॉक्टर चानो दसरी है, माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक से। देखने का शुक्रिया और अगली बार फिर मुलाकात होगी।